आप लोग शायद 100 के बारे में नहीं जानते हो। SAU फुल फॉर्म है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, और ये न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली। ये बात इसलिए करी जा रही है कि हम लोग साउथ एशिया की स्टडी कर रहे हैं। साउथ एशिया के डेवलपमेंट के लिए एक एसोसिएशन बना था, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे एब्रिविएशन के रूप में हम बोलते हैं सार्क। तो पहले समझेंगे कि सार्क है क्या और सार्क का साउथ से क्या संबंध है। तो साउथ एशिया के कुछ एजुकेशन पॉलिसी और लीडर पॉलिसी को समझ पाएंगे। देखिए हुआ क्या कि ये जो संगठन है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई, यानी बांग्लादेश में की गई है। और इसका जो मुख्यालय है आपके नेपाल के काठमांडू में है। और नेपाल के लोगों को पता नहीं है सार्क क्या है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उन्हें पता ही नहीं है कि सार्क क्या है और सार्क का 100 से क्या मतलब है। ये जानकारी खासकर जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं या आगे पढ़ाई करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उसके लिए बहुत उपयुक्त है। ऐसे देखिए, हमने आपको बताया कि सार्क देश का गठन हुआ ढाका में और इसका जो मुख्यालय है काठमांडू में है। 2005 में ढाका में ही सार्क देशों का शिखर सम्मेलन हुआ। इस शिखर सम्मेलन में जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने जो साउथ एशिया कंट्री है उन देशों के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने का प्रस्ताव लाया, जिसका नाम है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। तो पहले आप ये समझ लो, ये नोट भी कर लो कि साउथ एशिया में कौन कौन से देश हैं और इन देशों के बच्चे ही इस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है, यानी एक साउथ एशिया यूनिवर्सिटी बनी है जो नई दिल्ली में है। इसमें जो देश हैं 8 देश हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, मालदीव है, पाकिस्तान और श्रीलंका है। बस यही 8 देश हैं। इन देशों का एक कॉपरेशन बना है। कॉपरेशन का मतलब हुआ कि जो साउथ एशिया में कॉपरेट करेंगे एक दूसरे को। ये जो 8 देश हैं एक दूसरे को मदद करेंगे। किस रूप में मदद करेंगे, इसलिए एक संगठन बनाया गया और एक यूनिवर्सिटी बनाएगी। इस जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था कि सार्क देशों के बच्चों के लिए एक विश्वविद्यालय बनाए जाएं, जो स्टैब्लिश कर दी गई। और इस स्टैब्लिशमेंट के पीछे राज क्या है, बहुत सारे साउथ एशिया के जो लोग हैं उन्हें जानकारी ही नहीं है। मैं इसकी एक संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में, आगे बढ़ने में मदद मिलेगा और साउथ एशिया के कॉन्सेप्ट को समझने में भी मदद मिलेगा। ये जो यूनिवर्सिटी बनी उसके पीछे उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच, जो 8 देश हैं इनके देशों के बीच विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना। सार्क देशों के बीच जो 8 कंट्री हैं उनके बीच सहयोग और आपसी विश्वास बढ़ाना, जो कि उल्टा चल रहा है। शिक्षा, शोध, नवाचार को बढ़ाना, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, साउथ एशिया में एकता लाना है। और भविष्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, भविष्य के लिए साउथ एशिया का लीडर्स तैयार करना, यानी हर देश में जो 8 देश हैं, नेपाल है, भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, उन देशों के लीडर आए, विकसित हो और साउथ एशिया को डेवलप कैसे करें, एक दूसरे को सहयोग कैसे करें,
इसके बारे में एक नेतृत्व का विकास करना है। ये तभी होगा जब साउथ एशिया के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ेंगे, एक दूसरे को, कल्चर को, राजनीति को, सारी सामाजिक संस्कृति को समझेंगे। उसके आधार पर एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा और साउथ एशिया का विकास होगा। ये जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है यानी सौ है, इसमें हर देश के लिए कोटा फिक्स किया गया है कि भारत के लिए बच्चों के लिए कितने सीट होंगे, नेपाल के लिए कितने होंगे, भूटान के लिए कितने होंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए कितना होगा। ये उस देश की जनसंख्या के आधार पर नहीं है, बल्कि एक एग्रीमेंट किया गया है कि किस देश का कितना होगा। इसको भी आप जान लीजिए वो कितना कितना है। भारत इसका होस्ट कंट्री है, 50% सीटें भारत की है। बांग्लादेश और पाकिस्तान को 10-10% के है। इसके अलावा नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान की 4-4% सीटें रिजर्व है। और नॉन सार्क देश, अगर इन सार्क देशों के अलावा कोई देश आता है तो उनके लिए 10% ही सीटें रिजर्व है। और भारत चूंकि इसका होस्ट कंट्री है और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल भारत का है और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। और ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। 100 का जो सिलेक्शन का आधार है वो मेरिट बेस्ड है, यानी उसकी हर देश की कंट्री की मेरिट तैयार होती है। हर देश कंट्री का मेरिट का मतलब है जैसे नेपाल के लोग स्टूडेंट हैं तो नेपाल के लोग अप्लाई करेंगे और नेपाल के लोगों की ही मेरिट बनेगी। भारत का है तो भारत के लोग अप्लाई करेंगे। भारत को, उनको एक दूसरे देश से कंपटीशन नहीं है, उसके आधार पे उनकी एडमिशन लिए जाएंगे। इसमें बैचलर्स डिग्री भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, पीएचडी भी है, बहुत सारी चीजें हर सेक्टर का है, लॉ का भी है। ये सारी पढ़ाइयाँ होती हैं इसमें। एडमिशन प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। भारत के लिए जीई, CUT, नीट, कैट, क्लैट, नेट, गेट जैसे नेशनल लेवल स्कोर्स देखे जाते हैं। अन्य देशों जो सार्क देश हैं जैसे नेपाल, भूटान वगैरह हैं, उनके लिए नेशनल टेस्ट स्कोर होता है अपने अपने कंट्री के लिए। और नॉन सार्क कंट्री, जैसे मान लो कोई दूसरे कंट्री आते हैं, अरबियन कंट्रीज है, तो उनके लिए क्वालिफाइंग एग्जाम स्कोर के आधार पर एडमिशन लिया जाता है। कुल मिलाकर ये समझिए कि जो सार्क का गठन हुआ था, उस सार्क के गठन के प्रस्ताव के बाद साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की स्थापना दिल्ली में की गई। इसका अंतिम उद्देश्य है एक साउथ एशिया के लिए नेतृत्व प्रदान करना, कि साउथ एशिया के जो लोग हैं, साउथ एशिया की जो सरकारें हैं, आपस में मनमुटाव में नहीं रखें, डेवलपमेंट करें, एक दूसरे के लिए सहयोग करें। इसके लिए एक और प्रस्ताव हुआ था सार्क बैंक बनाने का, ताकि जैसे है ना कि वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक है, अमेरिका को डोमिनेशन है, या IMF है, तो जो वेस्टर्न कंट्री है वो चाहते हैं कि जो विकासशील देश हैं या अंडर डेवलप्ड देश हैं उसे एक तरह से अपने जंजीरों में फंसा के रखना, कि इसको कितना लोन देना है, कितने % देने हैं, उनकी पॉलिटिकल डिसीजन होता है। उसके बेसिक नीड्स को देखकर ध्यान में डिसीजन नहीं लिया जाता। उनकी बहुत सारी आलोचनाएं हैं, खैर उधर अभी नहीं जा रहा हूँ। तो ये जो शार्क कंट्री बने उसमें एक 100 बना, जिसका उद्देश्य है साउथ एशिया के नेतृत्व लीडर को विकास करना, ताकि साउथ एशिया एक ताकतवर रूप में उभरे। थैंक यू वेरी मच।